सोनपुर गांव में एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। उस मछुआरे का रोज का काम मछली पकड़ना ही था। फिर एक दिन मछुआरा बोलता है, 4 दिनों से एक भी मछली मेरे जाल में नहीं आई और घर जाऊं तो बीवी अलग ही चिक चिक करेगी। अब इस भाग्यवान का क्या करूं? क्या जी, तुम रोज मछली पकड़ने के लिए जाते हो और एक भी मछली पकड़कर नहीं लाते हो? इसे कैसे समझाऊं? क्या करूं? अब किस्मत ही ऐसी है कि एक भी मछली मेरे जाल में नहीं आती। तो तुम ही बताओ, मैं अब क्या करूं? ऐसा हाल रहा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं है। तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। ठीक है, एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, ऊपर से तुम शुरू हो गई। अब तुमसे कुछ नहीं होता तो मैं क्या करूं? पता नहीं कैसा आदमी पल्ले पड़ गया जिससे 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिलाई जाती। इतना कहकर मछुआरा जंगल की तरफ निकल पड़ता है और जंगल में तालाब को देखकर सोचने लगता है, अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है। बीवी भी चैन से जीने नहीं देती। अब मेरा मरना ही सही होगा, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। और जैसे ही तालाब में डूबने जाता है, मछुआरे को कई सारे हाथ पानी के अंदर खींच लेते हैं और थोड़ी देर बाद मछुआरे का मृत शरीर तालाब में तैरने लगता है। तभी एक तेज रोशनी निकलती है और सामने पेड़ पर जमा होने लगती है। धीरे धीरे वो एक बेताल का रूप ले लेती है। जीते जी तो मैं कुछ नहीं कर पाया, पर अब मौत होने के बाद मुझे इस बेताल वन का बादशाह बनना है। फिर बेताल वन के राजा को हराकर वहां पर अपना कब्जा कर लेता है और वहां का राजा बन जाता है। अब इस बेताल वन का मैं बादशाह हूँ। इस बेताल वन में कोई भी जीव मेरी इजाजत के बिना प्रवेश नहीं कर सकता। फिर बेताल वन में बेताल का कब्जा हो जाता है और वो जैसा चाहता था वहां पर जीवन यापन करता था और जंगल के आसपास के जानवर भी उसकी बातें मानते थे। लेकिन पास के जंगल के बौनों को ये बात पता चल जाती है। सरदार, हमने सुना है बेताल वन में बहुत अच्छी अच्छी खाने की चीजें हैं और वहां पर जीवन यापन करना भी बहुत सरल है। ये सब सुनकर बौना सरदार बोलता है, हमें चलकर बेताल वन में रहना चाहिए। अगर वहां पर खाने की अच्छी अच्छी चीजें हैं तो हमें खाने के लिए इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा और आसानी से हम सबको खाना मिल जाएगा। सरदार, बात तो आपकी सही है, लेकिन उधर तो बेताल का कब्जा है। वो हमें अपने इलाके में भटकने भी नहीं देता। वहां पर रहने की सोचना तो बहुत दूर की बात है। अरे ऐसा नहीं है, हम बेताल से चलकर बात करेंगे और उससे बोलेंगे कि आधे वन में वो रह ले और आधे वन में हम रह लिया करेंगे। ठीक है सरदार, आप कहते हैं तो हम सब चलेंगे। पर सरदार, मुझे नहीं लगता कि बेताल हमें रहने के लिए जगह देगा। तुम लोग चलो तो। फिर सारे बौने बेताल वन में जाने लगते हैं। वो कुछ दूर ही जाते हैं तो वो देखते हैं कि बेताल वन में खून की बारिश होने लगी थी। सारे बौने डर जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? सरदार, मैंने तो पहले ही कहा था कि हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। भागो भागो, वापस भागो। फिर सारे बौने वापस भागने लगते हैं। तभी वहां पर बेताल आ जाता है। अब भागने से कुछ नहीं होगा, मैं किसी को जिंदा नहीं जाने दूंगा। और देखते देखते खून की बारिश युद्ध की बारिश में बदल जाती है। फिर बौना सरदार कहता है, हमें छोड़ दो, हम तो सिर्फ यहाँ तुमसे बातें करने के लिए आए थे, कोई युद्ध करने के लिए नहीं आए थे। हम तो तुम्हारे वन में कुछ दिन गुजारना चाहते थे, क्योंकि हमारे वन में अब पानी और खाना दोनों खत्म हो गया है। मेरी तरफ से तुम सारे बौने मारे जाओगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात मेरे वन में रहने की, तो मैं इसकी इजाजत तुम्हें ना तो कभी दे सकता हूं और ना ही कभी दूंगा। अपनी जिंदगी प्यारी है तो यहां से चले जाओ, तुम्हें जिंदा भेज रहा हूं, बस इतना ही कर सकता हूं तुम्हारे लिए। ठीक है,
तुम बस इतना ही कर दो, हम यहाँ से चले जाते हैं। फिर बौना सरदार सारे बौनों को लेकर वापस आ जाता है। सरदार, मैंने तो पहले ही कहा था कि हम बौनों के पास इतनी ताकत नहीं है कि हम उस बेताल का कुछ बिगाड़ सकें। वो बहुत ताकतवर है और उसका अंजाम हम देख चुके हैं। उसकी सीमा में घुसते ही कैसे उसने हम पर खून की बारिश कर दी। तब बौने के सरदार को अपने एक दोस्त की बात याद आती है और वह ठंडी गुफा के जंगल में चला जाता है। ठंडी गुफा में वो जाकर देखता है और एक बहुत बड़े बूढ़े तांत्रिक से मिलता है। अरे बौनों के सरदार, इतने सालों के बाद अपने दोस्त की याद कैसे आ गई? और तू इतना परेशान क्यों है मेरे दोस्त? मुझे तू बहुत परेशान लग रहा है। तू तो तांत्रिक है ना, तुझे तो सब खुद ही पता चल जाता है ना। हाँ, मुझे सब पता चल जाता है, फिर भी मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं कि आखिर हुआ क्या है। उस बेताल ने मेरी बहुत बेइज्जती की है, हमें कोई सहारा नहीं दिया। मैं उसे नीचा दिखाना चाहता हूँ और उसका घमंड चूर चूर करना चाहता हूँ। तू चिंता मत कर, वैसे भी मैं हमेशा तेरे साथ ही हूँ और आज भी तेरे साथ ही खड़ा हूँ। ये लो मेरी बूटी, इसको पीने से एक एक बौना बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगा और तुम उसे आसानी से हरा पाओगे। तांत्रिक, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। सुन, तू यह ताबीज भी ले जा। जो इसको पहनेगा उसमें बहुत सारी शक्तियां आ जाएगी और वो बेताल पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेगा। ये सुनकर बौना सरदार खुश हो जाता है और ताबीज और बूटी लेकर वापस अपने लोगों के बीच आ जाता है और कहता है, सब लोग इस बूटी को पी लो और फिर हम सब उस बेताल से युद्ध करने चलते हैं। सारे बौने बूटी खाकर जंगल की तरफ दौड़ते हैं और बेताल को ललकारते हैं। बेताल, आज हम तुझे इस जंगल से भगा कर दम लेंगे। अब बेताल वन हम बौनों का होगा और इस पर हमारी हुकूमत चलेगी। बेताल गुस्से से चिल्लाता हुआ आता है, मैंने तुम लोगों को पिछली बार जिंदा क्या छोड़ दिया? तुम तो खुद को बहुत शक्तिशाली समझने लगे। अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। बेताल बौनों पर फिर से खून की बारिश करता है, पर इस बार बौनों का सरदार उसे फूलों में बदल देता है। ये देखकर बेताल बहुत क्रोधित हो जाता है। फिर बेताल उन पर आग बरसाता है। फिर बौना सरदार उसे पानी में बदल देता है। बेताल उन पर फिर तरह तरह से शक्तियों से प्रहार करता है, पर बौना सरदार उसकी शक्तियों को काटने जाता है। बेताल, आज मेरे पास तेरी हर शक्ति का तोड़ है। तिल मिलाकर बेताल पूरे जंगल को हवा में उड़ाने लगता है और बौने भी हवा में उड़ने लगते हैं। अरे सरदार, ये क्या हो रहा है? ये बेताल तो गुस्से में आकर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। आपने तो कहा था कि हम उस बूटी को पीकर इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि इसको हरा देंगे, लेकिन इसने तो हमें हवा में ही उड़ा दिया। तुम चिंता मत करो, मुझे वो ताबीज दो। कौन सा ताबीज सरदार? अरे पागल, जो मैंने तुम्हें रखने को दिया था, वो ताबीज दो। अरे सरदार, वो तो मैंने गुफा में ही छोड़ दिया। मुझे लगा था कि इतने सारे बौने जा रहे हैं तो ताबीज की क्या जरूरत है। और पागल बेवकूफ, तू पागल है क्या? अब हमें फिर से हार का सामना करना पड़ेगा। फिर बौनों का सरदार अपना दिमाग लगाता है और बौनों से कहता है, सारे बौने बेताल के सामने झुक जाओ। बेताल, हम तुमसे क्षमा चाहते हैं। हमें थोड़ी सी शक्ति क्या मिल गई, हम खुद को बेताल समझ बैठे। हमें जाने दो, हमारी जान बख्श दो मेरे भाई। ठीक है, पर तुम्हें इसके बदले मुझे कुछ देना पड़ेगा। मैं तुम्हारी जान तभी बख्शूंगा जब तुम मुझे पूरे साल का खाना ला कर दोगे। ठीक है बेताल, जैसा तुम चाहो हम बौने वैसा ही करेंगे। बस इस बार हमें जाने दो। फिर बेताल उनको जाने देता है। फिर बौनों का सरदार अपनी गुफा से ताबीज उठाकर गले में पहन लेता है और बेताल के सामने धमकता है, क्या तुम खाने का सामान इतनी जल्दी ले आए? नहीं बेताल, मैं तुझे खाने का सामान नहीं देने वाला। मैं तुझे आज मौत ही देने वाला हूँ। आज के बाद से बेताल वन सिर्फ हमारा होगा। अच्छा,
अभी तो तू जान की भीख मांग रहा था, अब तुझ बौने में इतनी शक्ति कैसे आ गई कि तू एक बेताल का सामना करेगा? अभी देख, मैं तुझे बताता हूँ। फिर बेताल एक बहुत ही बड़ी खड़क हाथों में प्रकट करता है और बौनों के सर पर मारता है, लेकिन खड़क टूट जाती है और बौने सरदार का कुछ नहीं बिगड़ता। फिर बौना सरदार अपना आकार बढ़ाता है और बेताल से कई गुना बड़ा हो जाता है। ये देखकर बेताल बोलता है, तुमने ये सब कैसे किया? बेताल, बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई उस पर विजय पा ही लेती है और तुझे भी उसका सामना करना पड़ेगा। फिर बौना अपने हाथ में खड़क प्रकट करता है और खड़ा खड़ा बेताल के सर को धड़ से अलग कर देता है और बौने छोटे होने के बावजूद ये जंग जीत जाते हैं और फिर खुशी खुशी बेताल वन में रहने लगते हैं।